الرحمن बैंक से अक़सात पर गाड़ी या घर लेने का हुक्म। बैंक के ज़रिए घर या गाड़ी या कोई और चीज़ इंसान ख़रीद सकता है या नहीं। फरमाते हैं कि इसकी चंद एक सूरतें हैं। इनमें कुछ ऐसी सूरतें हैं, अगर कोई भी बैंक हो इसके साथ इन चंद सूरतों में इस तरह मामला करना जायज़ है। पहली सूरत ये कि वो बैंक ख़ुद वो घर या गाड़ी सस्ते में नकद में ख़रीदता है और आपको कुछ इजाफी पैसे के साथ बेचता है, चूँकि इसकी कीमत आपने कुछ अरसे के बाद अदा करनी है अक़सात की शक्ल में। मसलन बैंक ने 15 लाख की गाड़ी ख़रीदी और आपको 20 लाख रुपए में बेची और वो 20 लाख गाड़ी की कीमत के तौर पर आपसे ले रहा है। चूँकि आप मसलन 2 साल 3 साल में अक़सात के ज़रिए कीमत अदा करनी है, तो ये पहली सूरत है और ये दुरुस्त है। किसी भी बैंक के साथ आप ये मामला कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये कि बैंक ख़ुद नहीं ख़रीदता, बैंक आपको वकील बनाता है कि ये हमारा पैसा है, आप हमारे वकील हैं, गाड़ी या घर ख़रीदें फिर उसे अपने ऊपर बेचें, हम बताएंगे कि कितनी महंगी करके बेचनी है। इस तरह से अगर मामला है तो ये भी जायज़ सूरत है। आपको बैंक ने 15 लाख दिए, आपने गाड़ी ख़रीदी बैंक के लिए, फिर आप उस गाड़ी को अपने ऊपर बेचा 20 लाख रुपए में, तो आप 20 लाख रुपए के बैंक के मकरूज़ हो गए। ये सूरत भी जायज़ और दुरुस्त है। तीसरी सूरत ये कि बैंक आपको गाड़ी ख़रीद कर देता है या वो घर ख़रीद कर देता है, लेकिन वो आप पर बेचता नहीं है। वो घर या गाड़ी बैंक ही की मिल्कियत रहती है, आप किराएदार होते हैं। उस घर में या उस गाड़ी को आप किराए पे लेते हैं। जितने अरसे तक आप पैसे जमा करते रहते हैं, उस अरसे में आप उस घर में किराएदार होते हैं। मसलन 5 साल तक आपने घर का पैसा जमा किया बैंक में, वो 5 साल तक घर बैंक का रहा, वो आपसे किराया वसूल करता रहा। जब आपने पैसे जमा कर लिए तो आपने बैंक से वो घर ख़रीद लिया या वो गाड़ी ख़रीद ली, तो ये सूरत भी जायज़ और दुरुस्त है। और चौथी सूरत वो ये कि कुछ बैंकों के साथ जायज़ है और कुछ बैंकों के साथ नाजायज़ है। वो ये है कि बैंक आपको पैसे दे और आप उस पैसे से घर ख़रीदें या गाड़ी ख़रीदें या जो चीज़ आपने ख़रीदनी है, और वो पैसा आपके पास बैंक का कर्ज़ हो जो आपने इजाफ़ी रकम के साथ कुछ अरसे के बाद लौटाना है। आप घर के नाम पर, गाड़ी के नाम पर 20 लाख कर्ज़ लिया और 25 लाख आपने ये कर्ज़ उसको वापस करना है। अगर ये मुस्लिम बैंक है और प्राइवेट है तो ये मामला जायज़ नहीं हो सकता, ये सूद है। लेकिन अगर वो बैंक कुफार के बैंक में से है, काफिर गवर्नमेंट का बैंक है या काफिर प्राइवेट बैंक है या मुसलमान हुकूमत का बैंक है, तो उससे आप ये पैसा ले सकते हैं। लेकिन इस्लामिक गवर्नमेंट बैंक है तो कर्ज़ के उन्वान से ले कि मैं कर्ज़ हसना ले रहा हूँ और यही वापस करूँगा बग़ैर इजाफे के और सूद के। अगरचे आप जानते हैं कि वो आपसे इजाफ़ा ले लेंगे, और अगर काफिर का बैंक है तो आप इस नीयत से लें कि मैं ये पैसे इस बैंक से निकाल रहा हूँ, कर्ज़ नहीं ले रहा हूँ। अगरचे वहाँ भी आप जानते हैं कि आपको पैसे वापस करना पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट, इस्लामी बैंक और काफिर बैंक, इनसे आप कर्ज़ ले सकते हैं। चाहे आप जानते हैं कि आपको ये सूद के साथ वापस करना पड़ेगा, आप उस पैसे से घर या गाड़ी ख़रीद सकते हैं और ये मामला कर सकते हैं। अब इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पाकिस्तान में आजकल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिसके पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट इनको कर्ज़ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर जो कर्ज़ दिया जा रहा है वो प्राइवेट बैंक के ज़रिए दिया जा रहा है। अगर आप घर लेने के लिए प्राइवेट बैंक से पैसा ले रहे हैं, हुकूमत ने सिर्फ उन्हें आर्डर किया है कि आप लोगों को कर्ज़ दें और कम सूद इनसे लें, यानी शरह सूद कम रखें। लिहाजा अगर आपका मामला प्राइवेट बैंक के साथ है और आपने इनको सूद देना है तो ये सूरत जायज़ नहीं है, क्योंकि सूद पे कर्ज़ ले रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्हें पैसा दे रही है या इनके साथ शेयर कर रही है, यानी इनके साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यानी गवर्नमेंट के भी इसमें शेयर्स हैं
اور پرائیویٹ کے بھی شیئرز ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے گھر بنانے کے لیے اس سے قرض لینا، لیکن قصد یہی ہو کہ میں قرض حسنہ لے رہا ہوں، چاہے آپ جانتے ہیں کہ بعد میں آپ سے وہ اضافی رقم وصول کر لیں گے۔ اور اگر کوئی اسلامی بینک ہے تو وہ کوئی اور طریقہ استعمال کر رہا ہے کہ مثلا وہ گھر بینک کا ہوگا اور آپ کرایہ دار کے طور پر آپ بیٹھیں گے جب تک آپ قیمت ادا نہیں کر سکیں گے، یا بینک اس گھر کو خریدے گا اور پھر آپ پر مہنگا بیچے گا۔ کوئی اگر اس طرح سے اسلامی بینک کر رہا ہے، اس طریقے سے بھی معاملے کو درست کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔